अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। त्रिवेणी को देव का हाथ पकड़ने के बाद वर्तिका ने अब गुस्से और बेबसी से देव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब हल्की सी नमी आ चुकी थी। सब लोग उन तीनों को ही देख रहे थे। दिव्या बोली, मतलब वर्तिका भाभी मेरी भाभी नहीं है? त्रिवेणी बोली, नहीं दिव्या, तुम्हारी भाभी मैं बनूंगी। क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? दिव्या बोली, पसंद हो, पर देव अभी भी कुछ नहीं बोला और वर्तिका देव का हाथ पकड़कर उसे देखे जा रही थी। सब उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। त्रिवेणी वर्तिका से देव का हाथ छुड़ाते हुए बोली, वर्तिका, अब देव सिर्फ मेरा बनेगा, है ना देव? वर्तिका देव को देखते हुए बोली, तुम कुछ नहीं बोलोगे? इतना भी उसने बड़ी मुश्किल से बोला था कि उसका गला रूंध गया और आंखें अब देखते ही देखते बरसने लगी, जिसे देखकर देव बोला, बस करो यार त्रिवेणी, अब और मजाक नहीं। त्रिवेणी बोली, लेकिन? देव बोला, बस ना, और वर्तिका को गले लगाकर बोला, यार मजाक था ये, बस तुम्हें परेशान कर रही थी और तुम तो रोने लगी। त्रिवेणी के मम्मी पापा बोले, त्रिवेणी देखा तुम्हारे छोटे से मजाक ने क्या किया? तुम बच्चे भी ना कुछ भी सोचते हो, हमेशा बचपना करना होता है। आरती जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, लाडो। वर्तिका देव से दूर हुई, आरती जी के गले लग गई। रेवती जी देव का कान पकड़कर बोली, बच्ची को रुला दिया तूने, नालायक कहीं का, इसलिए मैंने बोला जल्दी से शादी कर, तभी तुझे अक्ल आएगी। कुछ देर बाद त्रिवेणी बोली, वैसे मेरी एक्टिंग कैसी थी? वर्तिका उसकी तरफ देख कर बोली, अब बात मत करना मुझसे। दिव्या चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ, बोलकर दिव्या को लेकर चली गई। त्रिवेणी ने मुंह लटका लिया तो सब लोग उसकी शक्ल देखकर हंसने लगे। आरती जी उसका गाल छूकर बोली, एकदम परफेक्ट था, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। त्रिवेणी बोली, सच में आंटी, मैंने इतना अच्छा एक्टिंग किया? आरती जी बोली, बिल्कुल बेटा, मेरे तरफ से 100 में फुल 100%। साक्षी बोली, मार खाने के लिए भी तैयार रहना, इतने लोगों की वजह से छूट गई है, आगे कब तक छूटने वाली है मुझे भरोसा नहीं है। यार अब ऐसे तो मत बोल। साक्षी बोली, डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे, समझी? बड़े लोग अपने में कुछ डिस्कस कर रहे थे और त्रिवेणी बोली, चल देखते हैं वर्तिका क्या कर रही है, तो साक्षी उसके साथ चली गई। देववंश के साथ किसी काम से बाहर चला गया। त्रिवेणी साक्षी दोनों उन पर वर्तिका के रूम में आए तो वो दिव्या से कुछ बात कर रही थी। त्रिवेणी वर्तिका के पास जाकर, देख यार, गलती तेरी थी तो तू मुझसे नाराज होने की सोचना भी मत। वर्तिका बोली, चलो दिव्या, हम कहीं और चलते हैं। त्रिवेणी उसका हाथ पकड़कर, सॉरी ना यार, प्लीज़ माफ़ कर देना, और वैसे भी देव के लिए सिर्फ हम लोगों के मन में जीजू वाली फीलिंग है, क्यों साक्षी? साक्षी बोली, अपने झगड़े में मुझे ना लपेट, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, तुझे ही बुखार चढ़ा था एक्टिंग का, तो अब जो करना है कर। त्रिवेणी बोली, यार तू इतनी पलटू कब से हो गई, अभी तक तो मेरे साथ थी ना, तो? दिव्या बोली, ओके ओके, आप लोग ना झगड़ा ना करो, वैसे भी भाभी ने माफ़ कर दिया। त्रिवेणी वर्तिका को देखकर, सच में? वर्तिका बोली, लास्ट बार समझ ले, इसके बाद कभी भी देव की तरफ देखा ना तो सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ, समझी? त्रिवेणी उसके गले लगकर, मैं तेरे देव की तरफ क्यों देखूं, मैं तो अपने जीजू की तरफ देखूंगी, क्यों दिव्या? दिव्या ने अपना सर पीट लिया और बोली, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी क्योंकि कल देव और वर्तिका की सगाई थी, उसके बाद वंश की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। साक्षी और त्रिवेणी भी वर्तिका के साथ ही थे क्योंकि दोनों को आरती जी ने जाने से रोक लिया था, तो उनके पेरेंट्स भी मान गए थे। त्रिवेणी बोली, आंटी मुझे क्या करना है? आप सब कुछ एक बार में ही बता दीजिए, मैं सब कर दूंगी। आरती जी बोली, बेटा जी, सबसे पहले तो ये देख लो कि वर्तिका के कल पहनने वाले कपड़े तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी चीज़ में? जब से आई है तब से बस फालतू चीज़ों में बिजी है, एक बार भी कुछ नहीं देखा होगा। त्रिवेणी बोली, आंटी आंटी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूँगी। आरती जी उसके गाल पर हाथ रखकर, इन सब चीज़ों में खाना मत भूल जाना। त्रिवेणी बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आरती जी बोली, ठीक है, तो जाकर एक बार सब देख लो। तब तक दरवाजे से एक आवाज़ आई, हेलो, कोई है? त्रिवेणी और आरती जी दोनों ने दरवाजे के तरफ देखा तो त्रिवेणी खुद से बोली, इसे कहीं तो देखा था लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा है। आरती जी बोली, हाँ बेटे, अंदर आ जाइए, तो वो अंदर आया और ध्यान से त्रिवेणी को देखने लगा। आरती जी बोली, आप? त्रिवेणी को एकदम से याद आया तो बोली, शिवम। शिवम बोला, महादेव की कृपा, पहचाना तो आपने, नहीं तो हम तो सोचे कि खुद ही बताना पड़ेगा। आरती जी बोली, त्रिवेणी बेटा, तुम इन्हें जानती हो?
हाँ आंटी, हम ऋषिकेश में मिले थे और ये शगुन है, रेवती आंटी ने दिया है कल के सगाई में, वर्तिका भाभी को यही पहनना है, शिवम बोला। आरती जी उससे थाल लेकर नौकर को दे देती हैं कि ये वर्तिका के रूम में रखा है, तो वो लेकर चला जाता है। आरती जी बोली, आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, और किचन में चली जाती हैं। शिवम त्रिवेणी को देखकर, तो चश्मिश, तुम्हारी भविष्यवाणी तो गलत हो गई, तो आगे का क्या ख्याल है? त्रिवेणी बोली, कैसा ख्याल, और आप किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं? शिवम बोला, यार कितनी बुद्धू हो तुम, सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। त्रिवेणी बोली, ओ हेलो, बुद्धू होंगे आप, मैं नहीं समझे। शिवम बोला, अच्छा तो एक बात बताओ। हाँ पूछिए। शिवम ने एक नज़र किचन की तरफ देखा तो आरती जी नहीं दिखी, तो उसको थोड़ा साइड ले गया। त्रिवेणी बोली, यहाँ क्यों लाए हो? अरे सवाल तो सुनो। सुनाइए। अगर सामने वाला तुमसे आई लव यू बोले तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? त्रिवेणी बिना कुछ सोचे बोली, आई लव यू टू। शिवम उसे गले लगाकर बोला, थैंक यू चश्मिश। त्रिवेणी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन 2 मिनट बाद सोची तो उसे समझ आया कि शिवम के कहने का क्या मतलब था, तो उसे दूर करके बोली, ओ हेलो, क्या थैंक यू? कोई थैंक यू नहीं, और मैं तुमसे प्यार, पागल हूँ क्या? आरती जी किचन से आते हुए बोली। शिवम, त्रिवेणी वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? त्रिवेणी ने आरती जी को देखा तो जल्दी से उनके पास आ गई। शिवम भी उनके पीछे पीछे आकर बोला, आंटी वो मैं कुछ पूछ रहा था इनसे, लेकिन। आरती जी उसे चाय का कप पकड़ाते हुए, लेकिन क्या? शिवम बोला, आंटी ये बता नहीं रही हैं, अब आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? आरती जी बोली, ऐसी कौन सी बात है जो? त्रिवेणी बीच में ही बोली, आंटी कुछ नहीं, शिवम मजाक कर रहे हैं। आरती जी बोली, ठीक है तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं वर्तिका को बुला कर लाती हूँ, बोलकर वर्तिका के रूम की तरफ चली गई। शिवम ने चाय का कप रखा और त्रिवेणी को अपने पास खींच कर बोला, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा था चश्मिश, इसलिए ऐसा कुछ दोबारा बिल्कुल मत बोलना। त्रिवेणी उससे अपना हाथ छुड़ा कर बोली, शिवम आई हैव अ बॉयफ्रेंड सो प्लीज़। शिवम फिर से उसके करीब होकर बोला, सच में मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान लगता है तुम्हें, तो कुछ और कोशिश करती, ए बॉयफ्रेंड वाले फालतू के बहाने की क्या ज़रूरत? त्रिवेणी बोली, ओके ओके, पहली बात दूर रहकर बात करो, और दूसरी बात, ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। शिवम बोला, प्यार तो उसी दिन हो गया था जब तुम वर्तिका के बारे में मुझे बताने आई थी, लेकिन अपना वहम समझकर कुछ नहीं बोला, लेकिन आज फिर देखा तो जैसे इन आंखों को सुकून मिला, तो सोचा आज कह देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सबकी मोहब्बत मुकम्मल हो ज़रूरी तो नहीं है ना। त्रिवेणी सोचने लगी, यार ये कौन सी बात हुई? उसे सोचता देख शिवम उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम टाइम ले सकती हो, अब बस किसी और को अपने लाइफ में आने मत देना। त्रिवेणी बोली, जबरदस्ती है क्या? शिवम बोला, वही समझ लो, बोलकर सोफे पर बैठ गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। वर्तिका और साक्षी नीचे आई तो वर्तिका बोली, हेलो शिवम बाबू, कैसे हैं आप? देखा ना, आखिर हम मिल ही गए। शिवम बोला, वो तो है, वैसे जिद हो तो आपके जैसी कि अपने प्यार पर किसी की नज़र ना पड़ने दी। फिर त्रिवेणी की तरफ देख कर बोला, और उससे पहले उसे अपना बना ले। वर्तिका बोली, क्यों भाई, आपको भी किसी से मोहब्बत हो गई क्या जो ऐसी बातें बोल रहे हो? शिवम बोला, हो तो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सब देव की तरह खुशनसीब तो होते नहीं हैं कि कोई सामने से आकर बोले। और वो सब छोड़िए, अपने बारे में बताइए, कैसे मनाया आपने देव जैसे अकड़चंद को? अरे वो इतना भी अकड़ू नहीं है जितना लोग समझते हैं, और तुम लोग बोलते थे, वर्तिका बोली। हाँ वो तो है, अब वो थोड़ा सुधर गया है। वर्तिका ने घूर कर उसे देखा तो वो हंसकर बोला, सॉरी यार, नहीं बोलूँगा, ठीक है, तुम्हारा देव बेस्ट है। वर्तिका बोली, वो तो है, उसके जैसा कोई नहीं है। साक्षी त्रिवेणी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, तू यहाँ क्यों खड़ी है? बैठ ना, भागने का इरादा है कहीं जो कब से खड़ी है? शिवम धीरे से बोला, वही तो नहीं कर रही है। वर्तिका बोली, शिवम कुछ कहा तुमने? शिवम बोला, नहीं, वो मैं चलने का सोच रहा था, नहीं तो लेट हो जाएगा। वर्तिका बोली, अरे यार बैठो कुछ देर। त्रिवेणी बोली, जाने दो ना, वैसे भी कल आना ही है। साक्षी बोली, तू ऐसे क्यों भगा रही है? मैं कहाँ भगा रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ और भी कितने सारे काम होंगे, इसलिए जाकर देखना चाहिए। अब देव अकेले कितना काम करेंगे? चश्मिश सही बोल रही है, मुझे अब चलना चाहिए, शिवम बोला। साक्षी और वर्तिका दोनों ने शिवम की तरफ देखा तो वो जल्दी से उठकर बोला, ओके बाय, अब मैं चलता हूँ, और निकल गया। अब वर्तिका और साक्षी ने त्रिवेणी की तरफ देखा तो वो बोली, अब मुझे क्या देख रही हो? मैंने नहीं कहा उसे कुछ भी बोलने को। आज वर्तिका की सगाई होने वाली थी, सारे वीआईपी आ रहे थे, सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी।
वर्तिका अपने रूम में तैयार हो रही थी और उसके साथ त्रिवेणी, साक्षी, पल्लवी भी थे जो उसे बारी बारी से परेशान कर रहे थे। वर्तिका बोली, मेरा तो चलो ठीक है, लेकिन किसी और का भी पूछ लो। कोई चश्मिश बुला रहा था, वो भी इतना प्यार से। यार सच में क्या बंदा है। चश्मिश मतलब कौन है भाई, मुझे भी कोई बताएगा, पल्लवी बोली। वर्तिका बोली, भाभी आप भी ना, अरे अगल बगल देखिए, क्या पता आपको बताने की ज़रूरत ही ना पड़े। पल्लवी ने एकदम से बोला, क्या आपने त्रिवेणी, इसे किसने चश्मिश बोल दिया यार, और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं। सच में आज मुझे पता चला, तुम लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। त्रिवेणी ने अपना सर पीटते हुए बोला, भाभी कुछ भी मत बोलिए यार, ये सब बस मजाक कर रही हैं। पल्लवी ने वर्तिका और साक्षी की तरफ देखकर बोला, सच में। साक्षी बोली, जी नहीं, कोई मजाक नहीं है, ये आपसे छुपा रही है और हम लोगों से भी। वर्तिका बोली, बिल्कुल, और यार हम लोगों से छुपाने का क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तो तुम लोगों को क्या बताऊं, त्रिवेणी बोली। पल्लवी उसके कंधे पर मारते हुए बोली, कौन है वो खुशनसीब जिसे हमारी चश्मिश भा गई। त्रिवेणी बोली, भाभी अब आप भी शुरू मत हो जाइए, वैसे भी उसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं नहीं पढ़ने वाली इन सब के चक्करों में, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है। मैं आंटी को देख कर आती हूँ, आप लोग वर्तिका को लेकर आ जाइएगा, बोलकर बाहर चली गई। वर्तिका बोली, यार हम लोग तो बस मस्ती कर रहे थे, ये इतना सीरियस क्यों हो गई। साक्षी बोली, जाने दे, वो अभी ठीक हो जाएगी। कुछ देर में देव और उसके मम्मी पापा, दिव्या, उसके सारे दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी आ गए। दिव्या ने त्रिवेणी को देखा तो उसके पास आकर बोली, दी भाभी कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। त्रिवेणी बोली, बिल्कुल मिल सकती हो, चलो मैं लेकर चलती हूँ, और दिव्या को लेकर वर्तिका के रूम में आ गई। दिव्या रूम में आते ही बोली, भाभी, तो सबने उसकी तरफ देखा। पल्लवी बोली, हाय दिव्या, मुझसे भी मिल लो, फिर मिल लेना अपनी भाभी से। दिव्या ने उसकी तरफ देखा, फिर बोली, आप कौन हो, क्या आप भाभी की फ्रेंड हो। साक्षी बोली, अरे नहीं दिव्या, ये तुम्हारी भाभी की होने वाली भाभी, पल्लवी भाभी। दिव्या बोली, ओह अच्छा, तो आप भाभी की भाभी हो। पल्लवी बोली, जी बिल्कुल, और आप हैं हमारी ननद की क्यूट सी ननद, है ना दिव्या जी। पल्लवी बोली, तो बैठिए, हम आपकी भाभी को लेकर अभी चलते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार और करवा लेते हैं आपके भाई साहब से, है ना। दिव्या उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा कर सर हाँ में हिला दी। कुछ देर बाद सब लोग वर्तिका को लेकर नीचे आते हैं, जहाँ नीचे हाल में सभी मेहमान भरे पड़े थे। देव ने वर्तिका को देखा तो बस देखता ही रह गया। ग्रीन लहंगा और ऑरेंज दुपट्टे में कयामत लग रही थी। उसके साथ साथ सबकी नज़र भी एक पल के लिए जैसे थम गई थी। शिवम तो त्रिवेणी को देखने में बिजी था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। आरती जी आगे आकर वर्तिका की नज़र उतारी और चंद्रिका जी ने उसका हाथ पकड़ा और देव के पास स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर दिया। कुछ देर में सब लोग स्टेज पर आ गए और पल्लवी ने वर्तिका की तरफ एक रिंग बढ़ा दिया तो उसने रिंग अपने हाथ में लिया और अपने माँ पापा की तरफ देखा तो उन्होंने उसे देव को रिंग पहनाने का इशारा किया तो वर्तिका ने उसे रिंग पहना दिया। देव ने भी उसे रिंग पहना दिया। सबने तालियां बजाया तो देव और वर्तिका ने सबका आशीर्वाद लिया। कुछ देर बाद सब लोग नीचे चले गए। अब बस वर्तिका, देव और उसके दोस्त ही बचे थे। वंश पल्लवी को लेकर नीचे अपने कुछ दोस्तों के पास चला गया। त्रिवेणी भी शिवम से कट रही थी, जो बात शिवम भी नोटिस कर रहा था, लेकिन उसने भी फिर ज़्यादा उस पर ध्यान ना देना ही बेहतर समझा। कुछ देर में सबने देव और वर्तिका के साथ कुछ फोटोज़ खिंचवाए और उसके बाद अलग अलग एक दूसरे से बात करने लगे। अब स्टेज पर बस देव और वर्तिका ही थे। देव ने वर्तिका का हाथ पकड़ा और थोड़ा अपने करीब करते हुए बोला, क्या बात है मैडम, आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं लग रही हैं। वर्तिका बोली, खुश नसीब हो जो इतनी सुंदर वाइफ मिल रही है, नहीं तो इंतज़ार करते रहते कोई देखती भी नहीं। देव बोला, वो तो है, हर कोई मेरे जैसा बिल्कुल नहीं होता जो इतनी आसानी से हाँ बोल दे। वर्तिका बोली, अच्छा तो आपने इतनी आसानी से हाँ बोल दिया। हाँ तो क्या। वर्तिका उसे मारते हुए बोली। देव उसका हाथ पकड़कर, यार सब देख रहे हैं, कम से कम कुछ तो इज्जत करो अपने होने वाले हस्बैंड की। वर्तिका बोली, अच्छा, और अपनी हरकत मत देखो। देव उसके हाथ को हल्का सा अपने होठों से छू कर बोला, आई लव यू क्यूटी पाई। वर्तिका अपना सर घुमाते हुए बोली, बात मत कीजिए। देव बोला, सच में अगर बात नहीं करोगी तो उठा ले जाऊंगा और अभी शादी कर लूँगा। वर्तिका बोली, अच्छा इतनी हिम्मत। देव बोला, इससे भी ज़्यादा है। कुछ देर में दोनों को वंश और पल्लवी अपने साथ ले गए और सबके साथ खाने को बोले और सब लोग भी बाहर आकर बैठ गए। साक्षी बोली, यार ये त्रिवेणी कहाँ गई, दिख नहीं रही है। वर्तिका बोली, हाँ मैंने भी नहीं देखा कब से। शिवम बोला, मैं देख कर आता हूँ।
पल्लवी बोली, हाँ प्लीज आप जरा देख लो, हो सके तो बुला लाना, तब तक हम सब वेट करते हैं। देव वर्तिका से बोला, कुछ हुआ है क्या त्रिवेणी को? वो मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही है। वर्तिका बोली, बाद में बताती हूँ। तो देव ने कुछ नहीं कहा। शिवम त्रिवेणी को ढूंढते हुए दूसरे तरफ आया तो वो रोहन के साथ बैठकर कुछ बात पर डिस्कस कर रही थी। शिवम बोला, रोहन तुम्हें वर्तिका बुला रही है। तो रोहन त्रिवेणी से बाद में बात करने को बोलकर चला गया। त्रिवेणी भी जाने लगी तो शिवम उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या चल रहा है? त्रिवेणी उससे अपना हाथ छुड़ाकर, हर बात मैं हर किसी से शेयर नहीं करती। शिवम बोला, चश्मिश ज़्यादा हो रहा है यार, इग्नोर क्यों कर रही हो, जैसे जानती ही नहीं हो। त्रिवेणी बिना कुछ बोले रोहन के पीछे ही चली गई। कुछ देर बाद शिवम भी उसके पीछे वहीं आ गया। देखा तो सब बैठकर एक दूसरे से बात करते हुए खाना खा रहे थे, तो वो भी बैठ गया। शिवम आकर सबके साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसकी नज़र बार बार त्रिवेणी की तरफ ही जा रही थी, लेकिन त्रिवेणी रोहन से बात करने और खाना खाने में बिजी थी। कुछ देर में सबने खाना खाया और सब मेहमानों के जाने के बाद अब देव और उसके फैमिली के जाने की बारी आई। तो आरती जी और चंद्रिका जी ने हाथ जोड़कर कल से वंश के शादी के होने वाले रस्मों में आने का सबको निमंत्रण दे दिया और सबने भी खुशी खुशी आने को भी बोल दिया। कुछ देर बाद सब लोग चले गए। वर्तिका भी त्रिवेणी और साक्षी के साथ अपने रूम में चली गई। पल्लवी अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर चली गई। वंश बचे हुए मेहमानों में बिजी हो गया। वर्तिका अपने रूम में आई और बेड पर बैठते हुए बोली, साक्षी दरवाज़ा बंद करो। तो साक्षी बोली, लेकिन क्यों? वर्तिका बोली, यार बंद करना। तो साक्षी दरवाज़ा बंद करते हुए आकर सामने सोफे पर बैठ गई। वर्तिका ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज किया और आकर बैठते हुए बोली, तुम लोगों को नहीं चेंज करना क्या? त्रिवेणी बोली, जा रहे हैं साक्षी, पहले मैं जाती हूँ, तू बाद में चली जाना, और जल्दी से चेंजिंग रूम में चली गई। वर्तिका त्रिवेणी के पास बैठते हुए बोली, बात क्या है यार, तू इतना परेशान क्यों है? अगर कोई बात है तो मुझसे तू शेयर कर सकती है। त्रिवेणी बोली, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गई हूँ और कुछ नहीं। वर्तिका बोली, अच्छा तो अब तू कुछ भी बोलेगी और हम मान जाएंगे। मैंने आज तक तुम दोनों से छुपाया है कुछ? क्या बात है, बोलना यार। साक्षी आते हुए बोली, वही तो मैं भी कब से पूछ रही हूँ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रही है। त्रिवेणी बोली, सच में यार ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तिका बोली, ठीक है तो खा मेरी कसम कि कुछ भी नहीं है। त्रिवेणी बोली, वर्तिका कुछ भी मत बोलो यार, वैसे भी तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होगा तो सबसे पहले तुम दोनों से ही तो शेयर करूंगी ना, किससे करूंगी? साक्षी बोली, अच्छा तो रोहन से क्या बोल रही थी? त्रिवेणी ने कहा, वो मुझे 3 महीने के लिए मुंबई जाना है चैरिटी प्रोग्राम के लिए, बस वही सब डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं। साक्षी घूरते हुए बोली, कब जाना है तुझे, ज़रा मुझे भी तो बताना। त्रिवेणी बोली, नेक्स्ट मंथ। मतलब 1 हफ्ते बाद है ना? त्रिवेणी ने सर हाँ में हिला दिया। और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी बता तो, तुम दोनों तो अपने अपने काम में चली जाओगी। त्रिवेणी बोली, अगर तू जाना चाहती है तो चल सकती है, हम वहाँ पर जगह जगह कैंपिंग करेंगे, ज़रूरतमंद बच्चों की हेल्प करेंगे, तू भी मेरी हेल्प करा सकती है। तू सच में सीरियस है कि मैं चल सकती हूँ तेरे साथ? साक्षी बोली। त्रिवेणी, बिल्कुल, और अपना फोन उसे देकर देखने को बोल चेंज करने चली गई। वर्तिका बोली, तुझे क्या लगता है यार ये सच बोल रही है? अब ये पता करने के लिए तो उसके साथ रहना पड़ेगा, और साथ रहने के लिए मुझे भी उसके साथ मुंबई जाना पड़ेगा। साक्षी बोली। वर्तिका बोली, तू भी जाएगी उसके साथ मुंबई? सोच तो रही हूँ चली जाऊँ। ठीक है तो जो भी होगा मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी A to Z। साक्षी बोली, बिल्कुल तुझे सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद वर्तिका का फोन बजा। साक्षी ने फोन उठाकर बोला, हेलो जीजू, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं और आपको याद भी आ गई, दिस इज़ नॉट फेयर। अरे यार, मैंने तो तुमसे और त्रिवेणी से बात करने के लिए कॉल किया था, और एक तुम लोग हो जो उल्टा मुझे ही सुनाए जा रही हो, देखो ये गलत बात है। साक्षी बोली, सच में आपने हमसे बात करने के लिए कॉल किया था? बिल्कुल, वैसे भी जब सामने इतनी खूबसूरत साली हो तो फिर किसी और की क्या ज़रूरत हो, देव बोला। साक्षी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया, जिससे देव की सारी बातें वर्तिका और त्रिवेणी भी सुन रही थी। वर्तिका बोली, ठीक है तो शादी भी इन्हीं दोनों से कर लेना, और मुझसे बात भी मत करना, बड़े आए साली वाले। देव बोला, साक्षी तुमने फ़ोन स्पीकर किया है? नहीं जीजू, वो गलती से हो गया था, और हम तीनों ने आपको पूरी बात सुन ली, तो आगे का आप खुद देख लेना, अब हम बाहर जा रहे हैं, त्रिवेणी बोली। देव बोला, त्रिवेणी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। त्रिवेणी बोली, जी वो सब बाद में, पहले अपने होने वाली बीवी को मनाइए, और फ़ोन वर्तिका को देकर साक्षी के साथ बाहर चली गई।
वर्तिका बोली बोलो। देव बोली गई दोनों? हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? अरे यार वो सब सिर्फ मजाक था। वर्तिका बोली पता है। अच्छा तो बोलो क्या चल रहा है? पता नहीं यार, त्रिवेणी कुछ बोल ही नहीं रही है और सारी बातें देव को बोल देती है। देव बोला वर्तिका शिवम सच में सीरियस है त्रिवेणी को लेकर, और शिवम में प्रॉब्लम क्या है यार? त्रिवेणी अगर चाहे तो कुछ टाइम और ले सकती है, उसके बाद कोई फैसला करे, क्योंकि मेरी भी बात हुई है शिवम से तो वो भी बोल रहा था त्रिवेणी उससे बात ही नहीं कर रही है। वर्तिका बोली कोई बात नहीं, कल से वैसे भी भाई की शादी की रस्मों में तो वो आएगा ही, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ये बात भी है, ये भी सही है, देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों यही सब बात करने में बिजी हो गए। साक्षी त्रिवेणी ऊपर छत पर आई तो साक्षी त्रिवेणी की तरफ देखते हुए बोली, तू सच में मुंबई जा रही है? हाँ क्यों, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि, त्रिवेणी ने अपनी एक आँख उचका कर पूछा। क्या? तो साक्षी सामने देखते हुए बोली कि क्या कुछ और भी है जो तुम हम दोनों से छुपा रही है? त्रिवेणी उसके पास खड़े होते हुए बोली, कभी कभी कुछ चीज़ें काफ़ी उलझी हुई लगती हैं लेकिन वो होती नहीं है, और कभी कभी चीज़ें काफ़ी साफ होती हैं लेकिन वो साफ दिखती नहीं है। इसलिए तू ज़्यादा अपना दिमाग न लगा, समझी? साक्षी बोली, तू कब से इतनी समझदार हो गई? त्रिवेणी बोली, वक्त और हालात अक्सर समझदार बना देते हैं। साक्षी बोली, यही सब तेरी बातें मुझे इस समय उलझा रही हैं। आज वंश और पल्लवी की हल्दी होने वाली थी, सारे मेहमान आ चुके थे, सारा कार्यक्रम घर पर ही रखा गया था, बस पल्लवी और उसके घर वालों का इंतजार हो रहा था। देव भी आ गया था लेकिन अभी वो बाहर सबके साथ बिजी था। वर्तिका वंश के रूम में आते हुए बोली, भाई अभी आप तैयार क्यों नहीं हुए? अरे भाभी और उनके घर वाले आने वाले ही होंगे, और माँ 3 बार मुझसे बोल चुकी हैं, और आप अभी भी लैपटॉप में पता नहीं क्या कर रहे हो। वंश बोला, बस बस हो गया शैतान, और लैपटॉप साइड रखकर बेड से कुर्ता उठाकर चेंजिंग रूम में चला गया। त्रिवेणी और साक्षी आते हुए बोले, वर्तिका भाई तैयार हुए, सब लोग आ चुके हैं, मुहूर्त का टाइम भी हो चुका है। और वर्तिका बोली, ये सब तुम दोनों भाई से बोलना, मुझसे नहीं। अभी अभी तो चेंज करने गए हैं, कब से बोल रही हूँ, लेकिन वो हैं कि आज भी लैपटॉप में लगे हुए हैं। वंश बाहर आते हुए बोला, अरे मेरी शैतानों, हो गया मैं तैयार, चलो बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। रोहन रॉकी दरवाजे से अंदर आते हुए एक साथ बोले, ये जिम्मेदारी तुम तीनों हम दोनों पर छोड़ दो, हम लेकर आते हैं इनको, तुम सब चलो बाहर आंटी की हेल्प करो। त्रिवेणी बोली, कहाँ थे तुम दोनों, और अभी आकर हमें सिखा रहे हो? कितना कॉल किया सुबह से मैंने, लेकिन तुम दोनों ने एक कॉल भी रिसीव नहीं किया मेरा। और अब? रोहन हाथ जोड़कर, बस यार हो गई गलती, अब तेरा कॉल कभी ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है? अब जा बाहर, आंटी तुम सबको बुला रही हैं। तो तीनों उन सबको जल्दी से आने को बोल बाहर चली जाती हैं। त्रिवेणी बोली, तुम दोनों चलो, मैं अभी आती हूँ, अपना दुपट्टा सही करके, और अपने साक्षी के रूम में चली जाती है। साक्षी और वर्तिका नीचे जाते हैं। पल्लवी और उसके घर वाले आ चुके थे तो सबसे मिलती है। वर्तिका रेवती जी और दिव्या से मिलती है। देव अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दिव्या बोली, भाभी अगर आप भाई को ढूंढ रही हैं तो वो नहीं मिलने वाले। वर्तिका ने उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा तो दिव्या बोली, वो नहीं आए हैं, उन्हें कोई काम था इसलिए वो थोड़ा लेट आएंगे, या फिर शायद न आए। वर्तिका अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए? दिव्या बोली, जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वर्तिका उसे बैठने को बोल दूसरी तरफ किसी काम से चली जाती है। कुछ देर में हल्दी की रस्म स्टार्ट होती है तो वंश और पल्लवी को एक सुंदर से पंडाल में बैठा दिया जाता है और बारी बारी सब हल्दी लगाने लगे। उसके साथ ही थोड़ा बहुत मस्ती और डांस भी कर रहे थे। वर्तिका ने भी आकर बारी बारी दोनों को हल्दी लगाया। देव उसके जस्ट सामने था लेकिन गुस्से में उसने उसे एक बार भी इधर उधर नहीं देखा। वंश बोला, क्या हुआ लाडो, मुंह क्यों सूजा है तेरा? वर्तिका बोली, भाई मेरा मुंह क्यों सूजेगा, आप भाभी पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं, वैसे भी मैं ठीक हूँ। पल्लवी बोली, अच्छा इसलिए एक बार भी इधर उधर नहीं देख रही हो? अरे एक नज़र थोड़ा सामने भी कीजिए, कोई आपके एक झलक के लिए बेकरार बैठा है। वर्तिका ने पल्लवी की तरफ देखा तो पल्लवी ने सामने देखने का इशारा किया। वर्तिका ने सामने देखा तो देव उसे ही देख रहा था। वर्तिका खुद से बोली, देव, लेकिन दिव्या ने तो कहा था। वंश बोला, लाडो क्या हुआ तुम्हें, अब अकेले अकेले क्यों बड़बड़ा रही हो? वर्तिका बोली, कुछ नहीं भाई, आप इंजॉय कीजिए, मैं आ रही हूँ, बोलकर वहां से निकल गई। कुछ देर में देव ने भी आकर दोनों को हल्दी लगाया और बधाई दिया। वर्तिका सामने आरती जी के पास कुछ औरतें बैठी थी, उनके पास आकर बैठ गई। देव ने उसका काफ़ी इंतजार किया, जब वर्तिका नहीं आई तो वो खुद ही आकर सबके पास बैठते हुए आरती जी से बोला,
माँ, वो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो कोई पेन किलर मिलेगा? आरती जी वर्तिका की तरफ देख कर बोली, लाडो जा देव को दवा दे दे, मेरे ड्रॉवर में रखा होगा। वर्तिका जी माँ बोलकर चली गई और देव भी उसके पीछे चला गया। वर्तिका रूम में आई और देव अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वर्तिका घूम कर देखी, फिर दवा ढूंढने लगी। देव उसके पास आकर पीछे से ही कमर में हाथ डालकर उठा लिया और बोला, क्या हुआ है जो कब से इग्नोर कर रही हो? वर्तिका उसका हाथ छुड़ाते हुए, कुछ नहीं, और तुम्हारे सर में दर्द है ना, तो फिर दवा खाकर आराम करो। देव उसे दीवार से लगाते हुए बोला, कोई दर्द नहीं हो रहा है, और जब दवा मेरे सामने हो तो मुझे कोई और दर्द क्यों होगा? वर्तिका बोली, तो वो सब क्या था? देव उसके करीब बढ़ते हुए बोला, वो तो बस तुम्हारे साथ आना था इसलिए, और तुम कब से मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, तो मैं क्या करता? वर्तिका बोली, लेकिन तुम कहाँ थे? मैंने तो नहीं देखा, और दिव्या ने तो बोला। देव उसके बालों को चेहरे से साइड करते हुए, क्या बोला दिव्या ने? वर्तिका बोली, मतलब दिव्या ने झूठ बोला कि तुम लेट आओगे या फिर नहीं? देव उसके नाक पर टैप करके बेड पर बैठते हुए बोला, देखा, अब दिव्या भी तुम्हें समझने लगी है, इसलिए उसने तुम्हें उल्लू बना दिया। वर्तिका उसे घूरते हुए आकर उसके गोद में बैठ गई और कॉलर ठीक करते हुए बोली, तो तुम आ नहीं सकते थे अंदर? देव उसको अच्छे से पकड़ते हुए बोला, अरे जान, बाहर कितने सारे लोग थे और मुझे उनसे भी तो मिलना था, और जल्दी से टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आया तो तुमने देखा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? और कायदे से गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। वर्तिका दोनों कान पकड़कर, सॉरी। देव उसके कान के पास जाकर बोला, ये सॉरी नहीं, मुझे मेरा वाला सॉरी चाहिए। वर्तिका ने उसकी तरफ देखा तो उसने एक आंख विंक कर दिया। वर्तिका उसकी बातों को इग्नोर करके, चलो सब लोग ढूंढ रहे होंगे, और उठने लगी। लेकिन देव उसे पकड़ा हुआ था तो देव की तरफ देख कर बोली, देव। देव बोला, पहले सॉरी बोलो। वर्तिका बोली, यार कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, प्लीज़ बाहर चलो। देव उसे छोड़कर बोला, जाओ, मुझे नहीं जाना। वर्तिका उसे देख रही थी। देव बिना उसे देखे लेटते हुए बोला, जाओ, अब तो छोड़ दिया मैंने। वर्तिका उसके गाल पर चूमते हुए बोली, ठीक है, अब चलो। लेकिन देव अभी भी आंखें बंद किए कुछ नहीं बोला। वर्तिका अब खुद से बोली, हे महादेव, किस बेवकूफ़ से प्यार कर बैठी मैं। मुझे भी यही मिला था इस पूरे दुनिया में, कितना ज़िद्दी है। फिर एक गहरी सांस लिया और उसकी तरफ देखी तो वो अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था। फिर उठते हुए बोली, देव, अब आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम्हें चलना है या फिर मैं जाऊँ? देव ने आँख खोलकर उसका हाथ पकड़कर झटके से बेड पर खींच लिया और वो सीधे उसके ऊपर गिरी। वर्तिका कुछ बोलती इसके पहले ही देव ने उसे चुप करा दिया। वर्तिका अभी भी शौक में थी। उसने सोचा भी नहीं था कि देव ऐसा कुछ करेगा। कुछ देर बाद देव उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखा तो वो अभी भी आंखें बंद किए हुए देव को कसकर पकड़ी हुई थी। देव अब उसके सिर को प्यार से चूम कर बोला, अब गुस्सा होगी ना तो ऐसे ही सॉरी ले लूँगा, ठीक है जान? वर्तिका ने आंखें खोलकर उसे देखा तो वो एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। वर्तिका उसे मारते हुए बोली, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। देव उसे बेड पर पलटते हुए उसके पास आकर प्यार से बोला, यू रियली हेट मी? वर्तिका उसके सीने से सर लगाते हुए नामे गर्दन हिला दी। देव अब अच्छे से सीधा होकर लेट गया और उसे अपने ऊपर खींचकर आंखें बंद करके सुकून से बोला, आई लव यू, मैं सच में लक्की हूँ कि तुम मुझे मिली। वर्तिका कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही शांत सी पड़ी रही। इधर शिवम कब से त्रिवेणी को ढूंढ रहा था। साक्षी से पूछा तो उसने बता दिया कि अंदर कुछ लेने गई है, तो वो भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे चला आया। त्रिवेणी कुछ ढूंढ रही थी। शिवम पीछे से जाकर बोला, यहाँ क्या कर रही हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। त्रिवेणी उसकी बातों को इग्नोर करके अपने काम में लगी रही। शिवम उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर बोला, मैं बात कर रहा हूँ। त्रिवेणी अपना हाथ छुड़ाकर, मैंने नहीं बोला बात करने के लिए, इसलिए ये सब किसी और से बोलिए, मुझसे नहीं। शिवम बोला, यार मुझ में प्रॉब्लम क्या है? त्रिवेणी बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बस इतना समझ लीजिए और कुछ नहीं। शिवम बोला, लेकिन कारण क्या है चश्मिश? पहले तो आप ये चश्मिश मत बुलाया कीजिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और दूसरा आप किसी और को देख लीजिए। शिवम उसके नज़दीक जाकर, अच्छा तो और क्या क्या अच्छा नहीं लगता वो भी बता दो, मैं सब प्यार से बुलाऊंगा। और चश्मिश तो मैं जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भी बुलाऊंगा, और सारी बातें मैं अपने बच्चों के बच्चों से शेयर करूंगा। त्रिवेणी ने घूर कर उसे देखा। शिवम बोला, आय हाय, कितनी क्यूट लग रही हो, मन तो कर रहा है, सोचिएगा भी मत। शिवम बोला, एक फ़ोटो लेने में क्या सोचना है यार? त्रिवेणी बोली, फ़ोटो? हाँ तो तुमने क्या सोचा?
त्रिवेणी बोली, कुछ नहीं, आप मेरा फ़ोटो नहीं ले सकते। हाँ तो मैं तुम्हें किडनैप करवा लूँ, फ़ोटो कौन सी बड़ी चीज़ है। त्रिवेणी बोली, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। शिवम उसके तरफ बढ़ रहा था और त्रिवेणी पीछे जा रही थी और जाते जाते दीवार से लग गई। शिवम बोला, तो अब कहाँ तक भागना है चश्मिश, आप दूर से बात कीजिए, इतना पास क्यों आ रहे हैं। शिवम उसके गाल खींच कर बोला, अच्छा तो दूर से बात करना है, लेकिन मैं तो हमेशा से ही नज़दीक से ही बात करता हूँ, तो आज दूर से कैसे कर सकता हूँ। त्रिवेणी ने थोड़ा सा स्पेस देखा तो भागने की सोची। शिवम उसके दोनों तरफ हाथ रख कर, सोचना भी मत, आप चाहते क्या हो, मेरी आंखों में देखो, जवाब मिल जाएगा। त्रिवेणी बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिवम बोला, सच में लाइफ में बस इंटरेस्ट ही सब कुछ होता है, प्यार का कोई मतलब नहीं। देखिए आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, तो आपको। शिवम बोला, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, और किसी की नहीं, कोई और नहीं चाहिए मुझे, या तो तुम या फिर कोई नहीं, समझी चश्मिश। और अगर सच में तुम्हें किसी से प्यार होता ना तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, फिर भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक बार और सोच लो, इस बार अगर ना तो फिर कसम महादेव की कभी तुम्हारी तरफ देखूंगा नहीं, बोलकर वहाँ से चलता बना। त्रिवेणी कुछ देर तक उसकी बातें सोचती रही, फिर बाहर आई तो हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। घर के नौकर काम समेट रहे थे, बाकी बड़े सभी लोग हाल में बैठे बात कर रहे थे। ना ही साक्षी दिख रही थी और ना ही वर्तिका कहीं दिख रही थी। त्रिवेणी ने साक्षी को कॉल किया तो उसने उसे टेरेस पर बुलाया जहां उसकी गैंग थी, तो वो भी वहीं चली गई। टेरेस पर पहुंची तो बंस, पल्लवी, वर्तिका, देव, रोहन, रॉकी, शिवम, साक्षी सब बैठे थे। त्रिवेणी भी साक्षी के पास जाकर बैठ गई। साक्षी, कहाँ थी तू, कब से फ़ोन मिला रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। हाँ वो मैं बाहर थी, कुछ काम था, त्रिवेणी बोली। शिवम ने एक नज़र उसे देखा, फिर दूसरे तरफ देखने लगा। वंश बोला, यार आप लोग इतना शांत क्यों हो, कुछ करो। वर्तिका देव का हाथ पकड़ कर बोली, देव मेरे लिए कुछ स्पेशल करो। देव उसके कान में कुछ बोला तो वो घूरते हुए उठने लगी। देव उसका हाथ पकड़ कर बोला, आज हम सब अंताक्षरी खेलते हैं, क्यों वंश, शिवम क्या बोलते हो। वंश ने पल्लवी को देखा, फिर बोला, हाँ आइडिया तो अच्छा है, शुरुआत शिवम करेगा। शिवम बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे गाना नहीं आता। देव, वो नौटंकी चल शुरू हो जा, ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा तबाही तूने ही मचाया था, समझा। शिवम बोला, सच में यार आज मन नहीं है। देव बोला, कोई बात नहीं, आज मन बना ले और शुरू हो जा, किसी स्पेशल के लिए कुछ स्पेशल कर, तब ना पता चलेगा तेरी आशिकी। शिवम बोला, ओके ओके, लेकिन। देव उसे गिटार देकर अपनी जगह पर बैठ गया। शिवम ने ट्यून सेट किया और आंखें बंद कर लिया और गाने के साथ हाथ गिटार पर चलाने लगा। मैं चाहूँ तुझे किसी और को, तू चाहे यारा, अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा, प्यार करूँ मैं यार तुझे इन्ना सारा, एक जन्म है क्या 100 जन्म भी है तुझ पे वारा। अब आंखें खोलकर सामने देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर आगे की लाइन गाने लगा। गाना खत्म होते ही सबने खूब तालियां बजाई और सीटियां बजाई। रोहन बोला, यार इतना मस्त गाते हो, तुम्हें पुलिस वाला किसने बनाया, तुम्हें तो सिंगर होना चाहिए था। शिवम बोला, नहीं भाई, मैं देश सेवा में ही खुश हूँ और कुछ नहीं चाहिए। देव गिटार त्रिवेणी को पकड़ाते हुए बोला, चलो अब तुम भी कुछ सुना दो, वर्तिका ने बताया था काफ़ी अच्छा गाती हो। त्रिवेणी बोली, नहीं मैं अब नहीं गाती, मैंने गाना कब का छोड़ दिया है। साक्षी ने घूरते हुए बोला, तेरा दिमाग खराब है, चल आज वंश भाई के लिए ही कुछ सुना दे। त्रिवेणी बोली, सच में यार मैं। वर्तिका, जाने दो, उसे नहीं गाना तो कोई बात नहीं, मैं गा देती हूँ, मैंने गाना सीखा है। वंश बोला, बिल्कुल नहीं लाडो, तू नहीं गा सकती। देव ने वंश की तरफ देखकर बोला, क्यों। वंश बोला, अरे भाई तुम लाडो को गाना आराम से सुनना, हमें नहीं सुनना है। वर्तिका बोली, भाई ये गलत बात है, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो, मैंने सच में गाना सीखा है। वंश बोला, अच्छा तो तूने मुझे सुनाया क्यों नहीं। वर्तिका बोली, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। उन सबको लड़ते देख शिवम वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर में फाइनल हुआ और गिटार देव के हाथ में आया तो देव ने वर्तिका को देखा, फिर गाना शुरू कर दिया। सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, तू चलेगा जो घर से निकल कर कहीं तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं, खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ। देव का गाना सुनकर वर्तिका की आंखों में आंसू आ गए, वो सीधे जाकर देव के गले लग गई। सब ने ताली बजाई तो वर्तिका उससे दूर हुई। वंश बोला, इम्प्रेसिव। बाकी सबने भी देव की तारीफ किया। रोहन बोला, अब भाई आप भी भाभी के लिए कुछ सुना दो, नहीं तो उनके जाने का टाइम हो जाएगा। वंश ने पल्लवी की तरफ देखा, फिर गिटार अपने हाथ में लेकर गाना शुरू किया। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए,
वर्तिका बोली, भाई आप तो छा गए, लेकिन वंश, हाँ हाँ पता है। वो वर्तिका ने अपना चेहरा देव के बाजू में छुपा लिया। पल्लवी बोली, देख रहे हैं देव बाबू, हमारी लाडो तो अभी से आपकी दीवानी हो गई है। देव ने वर्तिका की तरफ देखा, फिर पल्लवी से बोला, ये तो मेरी किस्मत है भाभी। अब त्रिवेणी को शिवम के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अभी वो खुद कंफ्यूज्ड थी, इसलिए क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेहंदी संगीत के धमाल के बाद आज शादी थी, सब लोग तैयार हो रहे थे। अब शिवम ने त्रिवेणी को एक बार भी परेशान नहीं किया और ना ही बात किया था, जो कहीं ना कहीं त्रिवेणी को भी अजीब लग रहा था। फिर भी उसने खुद को समझा लिया कि उसका इन सब से दूर रहना ही बेहतर है। वर्तिका, साक्षी, त्रिवेणी और दिव्या भी तीनों के साथ ही तैयार हो रही थी। कुछ देर में बारात निकलने वाली थी। रोहन, रॉकी, देव, शिवम सब वंश को तैयार कर रहे थे। बाहर सभी बड़े लोग अलग अलग तैयारियों में बिजी थे। कुछ देर में वंश को बाहर लाया गया और सब लोग रस्में में बिजी हो गए। आरती जी ने वर्तिका को कुछ लेकर आने को भेजा तो वो अंदर चली गई। देव ने देखा उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वर्तिका रूम में सामान ढूंढ रही थी कि पीछे से देव ने आकर उसे पकड़ लिया। वर्तिका बोली, देव। देव बोला, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी? पता है मेरा क्या हाल था, लेकिन नहीं, तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो बस मुझे परेशान करना था। वर्तिका बोली, देव कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, और माँ को ये थाल जाकर देना है, अभी हम बाद में बात करते हैं, है ना? देव उसे अपने तरफ घुमाकर, कब बात करेंगे, कब खाली होने वाली हो तुम, जरा बताओ तो। वर्तिका बोली, बस आज, कल से खाली। देव बोला, और परसों तुम्हारे जाने का टाइम हो जाएगा। तो भेजा भी तो तुमने ही है, तो अब क्यों बोल रहे हो? देव वहीं सोफे पर बैठकर बोला, ठीक है जाओ। वर्तिका ने एक नज़र उसे देखा और बाहर चली गई। देव ने सोफे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। वर्तिका बाहर आई तो साक्षी उसे ढूंढते हुए अंदर ही आ रही थी। वर्तिका ने अपने हाथ का सारा सामान उसे पकड़ा दिया और कुछ बोलकर वापस रूम में आई और दरवाज़ा लॉक कर दिया, लेकिन देव ने आंखें नहीं खोली। वर्तिका आकर उसके गोद में बैठ गई और उसके सीने से सर लगाते हुए बोली, देव। देव कुछ नहीं बोला तो उसके गाल को चूमते हुए बोली, देव। देव ने आंखें खोल उसे देखा, फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोला, आदत बिगाड़ रही हो, पता है दूर जाने वाली हो, फिर भी। वर्तिका बोली, तो ना जाऊं? देव बोला, जानती हो मैं ऐसा कुछ करूंगा तो लोग मुझे स्वार्थी बोलेंगे, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मन को बेचैन कर दे रहा है, जैसे खुद पर खुद का कंट्रोल खत्म हो रहा है। वर्तिका ने उसे देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, जब तुम ऐसी बातें करोगे तो सोचो मेरा क्या हाल होगा, और जब तक साथ हैं तब तक को खुश रह सकते हैं ना, और अभी भी हमारे पास पूरा 2 दिन है। देव बोला, चलो सब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। वर्तिका बोली, नहीं, पहले स्माइल करो। देव ने उसकी तरफ देखा, फिर उसे सीने से लगाते हुए बोला, आई लव यू, कभी दूर मत जाना, भले ही मैं तुमसे कभी कभी कॉल ना भी करूँ तो भी समझ जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और इस दुनिया में मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा कीमती हो। वर्तिका वैसे ही उसकी बाहों में शांत सी पड़ी रही। कुछ देर बाद देव उसे दूर करते हुए उसके सर से अपना सर लगा कर बोला, मुझसे कभी दूर जाने की सोचना भी मत, नहीं तो जी नहीं पाऊंगा। वर्तिका उसके मुंह पर हाथ रखकर थोड़ा गुस्से में बोली, इडियट हो तुमसे दूर क्यों जाऊंगी मैं, तुम भगाओगे तो भी नहीं जाऊंगी, समझे? कुछ देर बाद दोनों बाहर आए तो आधी रस्म हो चुकी थी, बाकी बचा हुआ सब लोग करने में बिजी थे, तो उन दोनों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। शिवम बाहर किसी से बात करने में बिजी था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी को इग्नोर कर रहा था। कुछ देर में बारात निकलने का टाइम हो गया। वंश को घोड़े पर बैठा दिया गया और सब लोग आगे पीछे चलने लगे। बैंड के साथ रोहन, राकी, साक्षी, वर्तिका डांस कर रहे थे। देव बड़े प्यार से वर्तिका को देखे जा रहा था। दिव्या उसके पास आकर बोली, भाई भाभी सुंदर लग रही है ना? देव बोला, और कितनी क्यूट भी। दिव्या बोली, आपने उनसे बोला कि वो क्यूट लग रही हैं? देव ने ध्यान दिया तो साइड में देखा, दिव्या उसे ही देख रही थी। देव बोला, दिव्या की बच्ची, तू मेरे मज़े ले रही है, तेरी तो। दिव्या जल्दी से उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग गई। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साक्षी ने त्रिवेणी को भी बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। शिवम उसके पास आकर बोला, डांस कर सकती हो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है तो अब शायद ही फिर से हम कभी मिल पाएँ, तो एंजॉय करो, बोलकर चला गया। त्रिवेणी बिना कुछ बोले बस उसे देखती ही रह गई। साक्षी ने फिर बुलाया तो वो उसके पास चली गई और सबके साथ डांस करने लगी।
वर्तिका ने देव का हाथ पकड़कर खींच लिया। देव बोला, यार मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। वर्तिका बोली, तुम मुझे फॉलो करो तो आ जाएगा। कुछ देर में बारात पहुंच गई तो सबका जोरदार स्वागत किया गया। बंस की आरती हुई और अंदर लाया गया। देव ने वर्तिका का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर में सबको अंदर बैठाया गया। रोहन रॉकी भी बंस के साथ थे। साक्षी त्रिवेणी को ऑरेंज जूस पकड़ाते हुए बोली, यार वो चेक शर्ट वाला क्या बंदा है यार, मेरा तो दिल आ गया उस पर। त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, तो मुझे क्यों सुना रही है, जाना उसके पास, उसी से बोल। साक्षी बोली, कैसी दोस्त है यार, दोस्त की फीलिंग की भी कद्र नहीं है तुझे। अरे यार कुछ टिप तो दे सकती है, ऐसे कैसे जाकर डायरेक्ट बोल दूं। त्रिवेणी बोली, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कर, समझी। और अगर तुम्हें कुछ सच में जानना है तो जाकर वर्तिका से पूछ ले। शिवम आते हुए बोला, हाय साक्षी। साक्षी बोली, हाय, आप कहाँ थे, मैं कब से आपको ही ढूंढ रही थी। शिवम ने एक नज़र त्रिवेणी को देखा, फिर बोला, चलिए अच्छा लगा कोई तो है जो मुझे ढूंढ रहा है, नहीं तो छोड़िए, बताइए क्यों ढूंढ रही थी आप। साक्षी बोली, शिवम मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। शिवम बोला, हाँ बोलिए। साक्षी बोली, मुझे ना पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, लेकिन अभी तो मैं उसे जानती भी नहीं और आज पहली बार देखा और देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे उसे सिर्फ मेरे लिए ही भगवान जी ने भेजा हो। शिवम हंसते हुए बोला, अच्छा तो वह कौन खुशनसीब है, ज़रा हमें भी तो बताइए, क्या पता आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। साक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, अभी तो यहीं पर था लेकिन अभी अभी गायब हो गया। त्रिवेणी तूने देखा उसे। त्रिवेणी बोली, मेरा यही काम है, लड़के ताड़ना। साक्षी बोली, यार मैं बस पूछ रही हूँ, तू भड़क क्यों रही है। त्रिवेणी उठकर वहाँ से चली गई। शिवम त्रिवेणी को जाते हुए देखा तो बोला, ये आप दोनों की ही दोस्त है ना। साक्षी बोली, बिल्कुल दोस्त नहीं जान है, बस कुछ दिन से परेशान है और कारण क्या है बता भी नहीं रही है। शिवम खुद से बोला, शायद मेरे वजह से मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसकी परेशानी भी कम हो जाएगी। साक्षी बोली, शिवम क्या सोच रहे हैं आप। शिवम बोला, कुछ नहीं, चलिए आप वाले को ढूंढते हैं। साक्षी बोली, हाँ ये सही है, चलिए। साक्षी शिवम के साथ आगे निकल गई लेकिन वो चेक शर्ट उसे कहीं नहीं दिखा तो एक जगह बैठते हुए बोली, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अब मैं नहीं ढूंढने वाली, उसे मिलना होगा तो वो खुद ही मिल जाएगा। शिवम बोला, अरे यार आप तो ऐसे ही हार मान गई, चलिए थोड़ा ढूंढते हैं, क्या पता यहीं कहीं ही मिल जाए। साक्षी बोली, नहीं जाने दीजिए, इतना भी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, और वो नहीं मिला तो भी आप तो हैं ही। शिवम बोला, जी नहीं, मैं किसी और के लिए रिजर्व हो चुका हूँ। साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन है वो जिसने ऐसा करने को सोचा है, आप बस नाम बता दीजिए, मैं उसकी जान ले लूँगी। शिवम बोला, अरे अरे शांत हो जाइए, वो देखिए सामने, कहीं वो तो नहीं आपके सपनों का राजकुमार। साक्षी ने देखा तो चिल्लाते हुए बोली, यही यही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी। शिवम ने उसे इशारा किया तो वो उसके पास आने लगा। साक्षी बोली, आप जानते हैं इसको। शिवम बोला, एक सेकेंड। तब तक वो उन दोनों के पास आकर बोला, जय हिंद सर, कुछ काम था आपको। शिवम बोला, जय हिंद। अंगद, इनसे मिलो, ये है साक्षी, वर्तिका भाभी की बेस्ट फ्रेंड और हमारी भी, और अब से। अंगद बोला, सर मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। साक्षी बोली, क्या। शिवम बोला, अंगद। अंगद बोला, सर ये सब मेरे वसूलों के खिलाफ है, और सॉरी बोलकर निकल गया। शिवम ने साक्षी को देखा तो वो अंगद को घूरे जा रही थी, जैसे उसे घूर कर ही मार डालेगी। शिवम बोला, साक्षी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा इससे भी स्मार्ट लड़का देखूंगा। साक्षी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो अब मुझे यही, और इसकी अकड़ ठिकाने नहीं किया तो मेरा नाम भी साक्षी नहीं। समझता क्या है अपने आप को, कनखजूरा कहीं का। शिवम ने भी अब अपना हाथ जोड़ लिया और बोला, हे महादेव, हम लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, आपका क्या बिगाड़ा है हमने किसी का। फिर साक्षी के साथ सबके पास आ गया, जहाँ देव, वर्तिका, त्रिवेणी, रोहन और रॉकी बैठे थे। वंश और पल्लवी की शादी की रस्में हो रही थी और बाकी सब लोग बैठकर देख रहे थे। देव वर्तिका का हाथ पकड़कर बैठा था। साक्षी रोहन और राकी से बातों में बिजी थी। त्रिवेणी बस सामने देखे जा रही थी। शिवम अचानक से उठा और जाने लगा। साक्षी बोली, अरे अभी कहाँ जा रहे हैं आप, अभी तो शादी भी खत्म नहीं हुई है। शिवम बोला, वो थोड़ा सर में दर्द है तो सोच रहा हूँ कोई पेन किलर ले लो। साक्षी बोली, लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा। फिर कुछ रुक कर बोली, एक काम कीजिए, आप त्रिवेणी को साथ लेते जाइए। शिवम बोला, जी नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे, आप मेहमान हैं, त्रिवेणी जाओ हेल्प करो यार। त्रिवेणी ने घूर कर उसे देखा तो वर्तिका बोली, हाँ यार त्रिवेणी, देख लो एक बार। तो त्रिवेणी को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा।
शिवम बाहर आ गया और उसके साथ से त्रिवेणी भी। शिवम रुक कर बोला, तुम जा सकती हो, मैं चला जाऊंगा। चलिए, आपको दवा देकर चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहने वाली। शिवम बोला, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। सबके बोलने पर कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अब नहीं, तुम वापस जाओ और सबसे बोल देना कि तुमने दवा दे दिया है। त्रिवेणी बोली, मैं झूठ नहीं बोलती, और आगे निकल गई। शिवम उसका हाथ पकड़कर, मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ और अंदर जाओ। त्रिवेणी ने उसे देखा, फिर थोड़ा गुस्से में बोली, यही बात तो आप वहाँ सबके सामने भी कह सकते थे, यहाँ तक लाने की क्या ज़रूरत थी। शिवम कुछ देर बस उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ छोड़कर बोला, अंदर जाओ। त्रिवेणी बोली, नहीं जाऊंगी। शिवम बोला, ठीक है चलो, और गाड़ी खोलकर उसे अंदर बैठने को बोला तो वो आकर अंदर बैठ गई। रास्ते में कोई मेडिकल शॉप नहीं खुला था तो शिवम उसे लेकर सीधे अपने फ्लैट पर आ गया। त्रिवेणी बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं। शिवम बोला, मेरा घर है, चलो अंदर। लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं। शिवम गाड़ी से उतर कर बोला, चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। त्रिवेणी बोली, लेकिन मैं। शिवम बोला, अरे यार, सच में मैं पागल हो जाऊँगा, कितना सवाल करती हो। मैं बोल रही थी आपके घर वाले क्या सोचेंगे अगर मैं जाऊँगी तो। त्रिवेणी बोली। शिवम उसके पास आकर बोला, मत सोचो, इतना खुश नसीब नहीं हूँ मैं। माँ पापा बचपन में ही छोड़कर चले गए, मुझे अकेले रहता हूँ मैं। त्रिवेणी बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था। शिवम बिना उसकी बात सुने आगे निकल गया तो त्रिवेणी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। शिवम आकर दरवाज़ा खोला और सीधे बाथरूम में चला गया। त्रिवेणी उसका रूम देखने लगी। 3 रूम, एक छोटा सा हॉल और एक बालकनी था। बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगे थे और एक छोटा सा झूला था जिस पर वह जाकर बैठ गई। शिवम बाथरूम में जाकर कुछ देर तक शावर लिया और फिर कपड़े चेंज करके बाहर आया। किचन में गया और 2 कप कॉफ़ी बनाकर बालकनी में आ गया। 1 कप त्रिवेणी की तरफ बढ़ाकर बोला, लो पी लो, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं बनाता। त्रिवेणी ने उसे देखा जो सामने देख रहा था तो कॉफ़ी का कप पकड़ लिया और सामने देखते हुए बोली, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से। और आपने दवा लिया। शिवम, काफ़ी पीने के बाद ले लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब तो रोज़ का है, अब तो आदत पड़ चुकी है। त्रिवेणी बिना कुछ बोले एकटक उसे देखे जा रही थी। आज कितना गंभीर लग रहा था, रोज वाला शिवम आज नहीं था। चेहरे पर ना जाने कितना दर्द एक साथ दिख रहा था। त्रिवेणी बोली, सॉरी, कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी अपने पास ही रखो, तुम्हारा एक सॉरी मेरे दर्द को कम नहीं कर सकता। कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दर्द होता है। जैसे मेरी किस्मत उस भगवान ने बनाया है, लेकिन अब मैं उससे भी कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके पास भी तो इतने सारे काम हैं। कुछ लोगों को भूल जाता होगा तो उसमें उसकी क्या गलती। त्रिवेणी अब बिना कुछ बोले काफ़ी पी रही थी। शिवम बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं। त्रिवेणी बोली, आपने दवा नहीं लिया। शिवम अब उठते हुए बोला, चलो तुम्हें छोड़ दूँ, फिर दवा भी ले लूँगा। अगर अभी ले लिया तो नींद आ जाएगी और फिर मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा, तो फिर तुम बोलोगी ये सब मैंने जानबूझकर किया। त्रिवेणी बोली, लेकिन दवा खाने के बाद नींद क्यों आएगी। शिवम बोला, क्योंकि मुझे माइग्रेन है और दवा लेने के बाद मुझे अक्सर नींद आ जाती है। त्रिवेणी उसकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, आप दवा खाकर सो जाइए, मैं सुबह चली जाऊंगी। नहीं, पहले तुम्हें छोड़ दूँ फिर आराम करूँगा। त्रिवेणी बोली, दवा कहाँ है। जिद मत करो यार, चलो पहले छोड़ दूँ, फिर मैं खा लूँगा ना। शिवम बोला। त्रिवेणी थोड़ा गुस्से में बोली, मैं पूछ रही हूँ दवा कहाँ है। शिवम बोला, सामने वाली अलमारी में। त्रिवेणी जाकर दवा लाई और किचन से पानी लाकर दवा देखते हुए बोली, आप इतना हार्ड दवा क्यों खाते हैं। शिवम बोला, क्योंकि इसी से आराम मिलता है मुझे, और उसके हाथ से दवा लेकर खा गया। त्रिवेणी उसे घूरते हुए बोली, अभी तो नहीं खाना था, और अब इतनी जल्दी क्या थी खाने की। शिवम उसके सर पर टैप करते हुए बोला, कितनी क्यूट लगती हो तुम, जब ऐसे डांटती हो मन तो करता है। फिर बोला, छोड़ो, मेरे कुछ भी करने से क्या होता है, जाओ तुम भी आराम कर लो, सामने वाले रूम में बिस्तर लगा है, मैं सुबह तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, बोलकर वैसे ही लेट गया। त्रिवेणी बोली, अरे अच्छे से तो सो जाइए, ऐसे कौन सोता है उल्टा होकर। लेकिन शिवम सो चुका था। त्रिवेणी उसे वैसे ही बैठकर देखने लगी और सोच रही थी कि कोई कमी तो बिल्कुल नहीं थी, कोई भी लड़की आसानी से मिल सकती थी इसे, फिर इसने मुझे ही क्यों चुना। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, जो खुद इतना तकलीफ झेल चुका है मैं उसे एक और तकलीफ कैसे दे सकती हूँ। क्या त्रिवेणी के माता पिता एक अनाथ लड़के से त्रिवेणी की शादी करने के लिए तैयार होंगे। वर्तिका के विदेश जाने के बाद देव की ज़िंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है। ऐसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।